नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे चैनल में आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था उत्तर मुगल काल या फिर कहें मुगल शासकों का पतन। तो हम ये जो वीडियो का हमारा पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी थी, जहाँ तक आपने देख ली होगी। तो वहाँ से कुछ शासकों के बारे में मैंने आपको बताया था, कुछ चीज़ें कन्फर्म करवाई थी, कुछ फैक्ट लिखवाए थे, बहुत सारे आपके क्वेश्चन और डाउट क्लियर करवाए थे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अभी तक कौन कौन से राजा बढ़ा दिए हैं। तो दोस्तों देखिए, जहाँ तक है मैंने यहाँ पर से देखिए बहादुर शाह कंप्लीट करवा दिया था, जहांदर शाह, फर्रुख हसियार, रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला तक हमने अभी तक जो है इनको टॉपिक को क्लियर कर लिया था। अब हमारे सामने ये वाले शासक बचते हैं, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे इस वाली वीडियो में। तो अभी तक अगर आपने पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ जाके देखिए, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं उत्तर मुगल काल या फिर मुगल काल का पतन पार्ट 2। तो दोस्तों, रफ़ी उद दौला कल हमने ख़त्म किया था, लास्ट में जो राजा था। उसके बाद जो हमारा राजा बनता है, वह राजा बनता है मोहम्मद शाह। देखिए, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी कुछ घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और मोहम्मद साहब का एक नाम था रोशन अख्तर। इसका ये मूल नाम कहें या फिर इस नाम से भी इसको जाना जाता था। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रोशन अख्तर के नाम से किस मुगल राजा को जाना जाता था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह। और इसका जो शासनकाल रहा है 1719 से 1748 ईस्वी तक। और इसका देखो, इसको एक उपाधि दी गई थी, इसकी उपाधि थी रंगीला बादशाह। काफ़ी भोग विलास में यह लिखते रहता था, जिस कारण से इसको रंगीला बादशाह की उपाधि दी गई थी। और देखिए, इसके काल की महत्वपूर्ण घटना क्या हो जाती है। इसके काल में सैयद बंधुओं का अंत हो जाता है। सैयद बंधुओं का उदय होता है जहांदर शाह के समय, और सैयद बंधुओं का अंत किसके काल में हो जाएगा? मोहम्मद शाह के समय। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिए कि इसका उदय कब हो रहा है और इसका जो अंत है कब हो रहा है। तो सैयद बंधुओं का जो मतलब उनकी जो शुरुआत होती है, उनका जो शासनकाल या फिर कहें कि जो वहाँ से अपनी शुरुआत करते हैं, वो किस राजा के काल से शुरुआत करते हैं? अपने जहांदर शाह के समय से। और अपना जो उनका जो शासनकाल अंत होता है, वो किसके काल से अंत होता है? वो है मोहम्मद शाह के शासनकाल से इनका जो काल है वह अंत हो जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ से आप हो गए, कुछ क्वेश्चन बन गए आपके। बिलासी राजा, रंगीला बादशाह और सैयद बंधुओं का अंत किसके काल में हुआ था? मोहम्मद शाह के समय में। और सैयद बंधु जो है वो किसके समय में उनका अस्तित्व उदय हुआ था? वह हुआ था जहांदर शाह के समय में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, इसके काल की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। साल 1739 ईस्वी में नादिर शाह के दिल्ली आक्रमण के समय, मतलब जब 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था, उस समय जो भारत का मुगल वंश का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। काफ़ी बार दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है कि जब नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था, उस समय मुगल वंश का शासक कौन था? यह था मोहम्मद शाह। और देखिए, मोहम्मद शाह को कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। कई बार ऐसे ही पूछ लेता है एग्जाम में कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। ध्यान रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब यह भारत में आता है, तो दिल्ली में जब ये पहुंचता है तो यह 57 दिन तक दिल्ली में रुकता है। ISPCS के एग्जाम में और कई छोटे छोटे स्टेट लेवल के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जब नादिर शाह भारत में आया था तो दिल्ली में कितने दिन रहा था? 57 दिन तक। और देखिए, जब यह वापस गया था तो जैसे मयूर सिंहासन, जिसे तख्त ए हाउस भी कहते हैं, तो यह अपने साथ ले गया था। ध्यान रखेंगे, मयूर सिंहासन जिसे तख्त ए हाउस कहते हैं, इसे अपने साथ भारत से कौन ले गया था? यह ले गया था कौन? नादिर शाह। तो देखिए दोस्तों, इसके काल में यह क्या करता है? मयूर सिंहासन अपने साथ ले जाता है। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो देखिए, मोहम्मद शाह के शासनकाल में यह आता है और मयूर सिंहासन और तख्त हाउस ले आता है। तो इसके मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन हो जाएगा? मोहम्मद शाह। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लिख लीजिए। और हमेशा मैंने आपसे कहा है, जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तो आप एक कॉपी और पेन लेके जरूर बैठा कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी सारे फैक्ट मिलते हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और 3-4 बुक्स से ये वाले जो हमने जो नोट्स हैं, फैक्ट हैं, तैयार किए हुए हैं। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। देखिए, अब देखिए, मोहम्मद शाह के बाद जो नया राजा बनता है वह बनता है अहमद शाह। और अहमद शाह मोहम्मद शाह का ही पुत्र था। यह उसका एकमात्र एक पुत्र था जो बैठा था। और देखिए दोस्तों, एक बात और बता दूं, जो नादिर शाह था वो अपने साथ कोहिनूर हीरा भी भारत से ले गया था।
जब ये तख्ते हाउस ले गया था यहाँ से, तो उसके साथ साथ कोहिनूर हीरा जो प्रचलित हीरा था तो उसको भी अपने साथ ले गया था। तो चलिए अहमद शाह का जो शासनकाल आता है 1748 से 1754 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में क्या होता है कि मुग़ल जो अर्थव्यवस्था होती है वो हो जाती है छिन्न भिन्न, एकदम से मतलब कहीं ख़त्म हो जाती है अर्थव्यवस्था इसके काल में। तो अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब हो जाती है कि मतलब सेना को वेतन देने के लिए जो मतलब शाही सामान होता है, शाही चीज़ें होती हैं, उनको बेचने तक की नौबत आ जाती है। कहीं कहीं तो क्या होता है कि सेना को जब वेतन नहीं मिलता है तो सेना ने कितनी बहुत सारी जगह विद्रोह कर दिया। तो इस कारण से कहा जाता है कि इसके काल में जो अर्थव्यवस्था थी काफ़ी छिन्न भिन्न हो गई थी, क्योंकि मुग़ल शासकों को कमज़ोर दौर यह चल रहा था, जिसके कारण से जो भी शासक आता था उसके सामने कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना उसको करना ही पड़ता था। तो इसके काल में क्या होता है कि जो राजमाता होती हैं राजमाता उदमबाई, इसके काल में ये शासन कर रही होती हैं, मतलब कि जो राजकीय काज का नेतृत्व कर रही होती हैं, कौन कर रही होती हैं? राजमाता उदमबाई। और इनकी एक उपाधि थी किबला ए आलम की। इनको एक उपाधि दी गई थी किबला ए आलम की। ध्यान रखेंगे दोस्तों, किबला ए आलम की उपाधि किसे दी गई थी? किबला ए आलम की उपाधि दी गई थी राजमाता उदमबाई को। और राजमाता उदमबाई किस के शासनकाल में राजकाज का नेतृत्व संभालती हैं? अहमद शाह के समय में। चलिए इसके काल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और हैं जिनके बारे में आपको बताता हूँ। इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना दोस्तों होती है अहमद शाह अब्दाली का 1748 ईस्वी में आक्रमण। देखिए अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना। अहमद शाह अब्दाली अलग है और अहमद शाह अलग है, इसको आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए अहमद शाह जो अब्दाली था वह था फारस का, और नादिर शाह की मृत्यु के बाद फारस का शासक बनता है ये अहमद शाह। तो अहमद शाह अब्दाली अलग था और अहमद शाह अलग था, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो अहमद शाह अब्दाली ने इसके काल में आक्रमण किया था 1748 ईस्वी में। तो यह अहमद शाह अब्दाली का भारत पर यह पहला आक्रमण था। अक्सर एग्जाम में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनता है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1748 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था। और उस समय मुगल बादशाह कौन था? उस समय मुगल बादशाह था अहमद शाह अब्दाली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नादिर शाह की मृत्यु के बाद बनता है फारस का शासक कौन बनता है? अहमद शाह अब्दाली। और यह भारत में करता 7 आक्रमण। कई बार दोस्तों ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने आक्रमण किए, तो कितने आक्रमण किए? 7 आक्रमण। देखिए मैं जितने भी टॉपिक पढ़ाता हूँ उसको एक बार क्वेश्चन की तरह रिपीट कर लेता हूँ, तो आप उन सब चीज़ों को लिख लिया कीजिए। तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत में कितने आक्रमण किए? 7 आक्रमण। और पहला आक्रमण कब किया? 1748 ईस्वी में अहमद शाह के समय। चलिए तो इसके बाद अहमद शाह अब्दाली का काल ख़त्म होता है और इसके बाद नया राजा बनेगा मुगल वंश का, वह बनेगा आलमगीर द्वितीय। तो देखिए दोस्तों आप देख रहे होंगे जो इन राजाओं का शासनकाल रहा है काफ़ी छोटा छोटा शासनकाल रहता है। किसी किसी राजा का शासनकाल बड़ा रहा है, लेकिन ये शासक जो थे काफ़ी कमज़ोर शासक थे, क्योंकि इस समय भारत में अंग्रेज भी थे, डच भी थे, पुर्तगाली भी थे, काफ़ी मतलब यहाँ पर जो विदेशी सत्ताएं थी यहाँ पर स्थापित हो रही थी, जिस कारण से मुग़ल सेना कमज़ोर हो रही थी। क्योंकि जो विदेशी शक्तियाँ थी उनकी समुद्री शक्ति थी, वो नौसेना थी काफ़ी मजबूत थी। और जो मुग़ल शासक थे उन्होंने अपनी नौसेना पर किसी भी प्रकार का मजबूत करने पर कोई ध्यान नहीं दिया था, जिस कारण से मुग़ल जो थे काफ़ी कमज़ोर होना शुरू हो गए थे। तो आलमगीर द्वितीय आता है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो इसका शासनकाल जो रहता है 1754 ईस्वी से 1758 ईस्वी तक। तो इसके काल में देखिए क्या घटना ऐसी होती है, इसके काल में होती है देखिए 1754 से 1758 तक ये राजा बनता है। लेकिन 1757 ईस्वी में देखिए आप देखते हैं प्लासी का एक युद्ध होता है। तो उस प्लासी के युद्ध के समय यह मुगल राजा होता है। अक्सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे प्लासी के युद्ध के समय मुगल राजा कौन था? आलमगीर द्वितीय। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही बनते हैं कि सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। जब मैं आपको अभी इसके बाद जो अभी टॉपिक आएगा, प्लासी का युद्ध आएगा, बक्सर का युद्ध आएगा, तो इस चीज़ के बारे में एकदम खुल के चर्चा करूँगा। प्लासी के युद्ध के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, उसके बारे में एक वीडियो बनाऊँगा पूरी अच्छे तरीके से, उन सब शासकों के बारे में बताऊँगा जो उसमें शामिल थे। तो इसका जो नाम था अजीजुद्दीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? आलमगीर द्वितीय को किस नाम से जाना जाएगा? अजीजुद्दीन। ठीक हो गया, प्लासी के युद्ध के समय राजा हो जाएगा।
अब देखिए अगला जो शासक बनता है वह बनता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। और जो इसका जो नाम होता है वह होता है, देखिए इसका जो, देखिए 17, पहले इसका शासनकाल देख लेते हैं हम लोग। इसका जो शासनकाल हो जाएगा 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक। लेकिन दोस्तों आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय के बीच में एक राजा और बनता है शाहजहां तृतीय, जिसका शासनकाल रहता है 1758 ईस्वी से 1759 ईस्वी तक। लेकिन इसके काल की कोई ऐसी घटना नहीं है जिसके बारे में बताया जाए। तो इसके बाद हमने इसलिए मैंने शाह आलम द्वितीय दूसरा अगला जो हमारा टॉपिक है वो डाला है, क्योंकि शाहजहां तृतीय से कोई ऐसा खास क्वेश्चन एग्जाम में बनता नहीं है। तो हमने इसका शासनकाल देख लिया था 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक। और जो इसका नाम था वो था अली गौहर। अली गौहर के नाम से इसको जाना जाता था। दोस्तों जितने भी उपनाम होते हैं या उपाधियाँ होती हैं आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो शाह आलम द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था? अली गौहर। और देखिए इसके काल में भी एक ऐसी एक बात होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस काल में होता क्या है कि आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय एक साथ मतलब राजा बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं? देखिए इसमें क्या होता है, जब आलमगीर द्वितीय की हत्या हो जाती है तो आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद जो उसका पुत्र होता है अली गौहर, ये होता है बिहार में। और यह क्या करता है, शाह आलम द्वितीय के नाम से अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। लेकिन इसी समय क्या होता है, जो एक मुही उल मिल्लर नाम का एक व्यक्ति होता है, जो एक मतलब होता है, तो वह क्या करता है, आलमगीर द्वितीय जैसे उसका पुत्र तो हो गया कौन, शाह आलम द्वितीय, जिसका नाम क्या था, अली गौहर। लेकिन एक व्यक्ति और होता है जिस मैंने भी आपको बताया था, शाहजहां तृतीय। तो वह भी क्या करता है, अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। तो इस प्रकार से इस काल में क्या होता है, मुगल काल में पहली बार ऐसा होता है कि दो राजा एक साथ एक क्षेत्र में बनते हैं। देखिए शाहजहां तृतीय और शाह आलम द्वितीय, याद रखना दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा भी है। देखिए शाहजहां तृतीय मतलब दो राजा, एक राजा कौन हो जाएगा, शाहजहां तृतीय। देखिए एक शाहजहां तृतीय एक राजा हो गया, और एक राजा कौन हो गया, शाह आलम द्वितीय। तो मुगल काल में ऐसा पहली बार ऐसा होता है कि दो राजा एक साथ बनते हैं। ये अपने आप को स्वयं से ही राजा घोषित कर देते हैं, किसकी मृत्यु के बाद, आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों इसके काल में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। वो क्या घटनाएं हैं, जैसे पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में, इसी के समय होता है, किसके समय, शाह आलम द्वितीय के समय में। और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में किसके समय हो जाएगा, यह अभी शाह आलम द्वितीय के समय में हो जाएगा। तो जब मैं अभी पानीपत का तृतीय युद्ध आपको पढ़ाऊंगा, कंप्लीट एकदम वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, बक्सर का युद्ध उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, क्या घटनाएं उसमें से होती हैं, उन युद्धों के क्या क्या कारण रहे थे, किन किन के मध्य हुए थे, वो सारी चर्चाएं मैं आपसे करूंगा। अभी सिर्फ आपको ये याद करना है कि जो युद्ध हुए हैं, इन युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध और बक्सर का जो युद्ध है उसके समय मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि इस समय अंग्रेजी सत्ता भी यहाँ पर थी, पुर्तगाली सत्ता भी यहाँ पर थी, और अंग्रेज़ों ने जो अपनी जड़ें थी भारत में काफ़ी मजबूत कर ली थी। तो देखिए क्या होता है, शाह आलम द्वितीय ने क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवान प्रदान की थी। तो अक्सर एग्जाम में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी क्लाइव को किस मुगल बादशाह ने प्रदान की। उत्तर क्या हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ये, जो मुगल बादशाह और अंग्रेज़ों से रिलेटिव जो क्वेश्चन बनते हैं, जिन्होंने मतलब मुगल बादशाहों ने उनको कुछ प्रदान किया था, जैसे कोई दीवानी दी थी या कुछ प्रदान किया था, तो वहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट वो फैक्ट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण घटना है जो एग्जाम में काफ़ी आती है, 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक। 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक जो शाह आलम द्वितीय है, यह अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद रहा था। और देखिए दोस्तों अक्सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों के संरक्षण में रहा था, वह कौन था, शाह आलम द्वितीय। फिर क्या होता है, एक घटना ऐसी घटती है, एक घटना, एक गुलाम कादिर नाम का एक व्यक्ति होता है, यह क्या करता है, 1778 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की आंखें फोड़ देता है और उसको करता है अंधा। लेकिन यह अंधा होकर भी अंधे शासक के रूप में भी कार्य करता है। तो यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन बन गया कि गुलाम वंश का ऐसा कौन सा शासक था जो अंधा था लेकिन उसके बाद भी वह बादशाह का काम करता रहा। वह कौन करता रहा, शाह आलम द्वितीय।
तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन हमारे बन गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये अंग्रेजों के संरक्षण में कौन सा मुगल बादशाह रहा था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जो अंधा होकर भी बादशाह का काम करता रहा था? शाह आलम द्वितीय। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए अब आता है, और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा और बनता है कि जब मुग़ल बादशाह अंग्रेज़ों के संरक्षण में रहने लगे थे, तो ये जो घटना जो शुरू होती है वो किसके काल से शुरू होती है? तो एक अंग्रेज़ सेनापति होता है, इस सेनापति का नाम होता है लेक। तो जो अंग्रेज़ सेनापति जो लेक होता है 1803 ईस्वी में, यह क्या करता है, जो पहले तो क्या करता है, दौलत राव सिंधिया एक राजा होता है, उसको पराजित करता है। उसके बाद जो शाह आलम द्वितीय है वो अंग्रेज़ों का संरक्षण स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रकार से जो अंग्रेज़ हैं जो मतलब अंग्रेज़ों के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय रहना शुरू करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है हमारा कि जो शाह आलम द्वितीय है वो अंग्रेज़ों के संरक्षण में रहा था, और ऐसा वह मुगल बादशाह था जो कि अंग्रेज़ों के संरक्षण में रहा था और पहला शासक था। और इसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था कि 1765 से 1772 ईस्वी में ये इलाहाबाद में अंग्रेज़ों का संरक्षण में रहा था, लेकिन 1803 ईस्वी से क्या होता है कि जो जो बाकी इसके बाद भी मुग़ल बादशाह जो आते हैं वह अंग्रेज़ों के संरक्षण में रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि मुग़ल बादशाह अंग्रेज़ों के संरक्षण में रहना कब से शुरू हुए थे? 1803 ईस्वी से। और कौन सेनापति था उस समय? यह था जनरल लेक। ठीक हो गया। चलिए यहाँ से आपने सब कुछ समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है अकबर द्वितीय का। तो अकबर द्वितीय के बारे में जान लेते हैं। एक दो क्वेश्चन ही यहाँ से बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए अकबर द्वितीय 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था। और इसके काल की कुछ घटनाएं हैं, जैसे इसने क्या किया था, राजा राम मोहन राय थे, उनको एक उपाधि दी थी। वह उपाधि क्या थी? राजा की उपाधि। किसको? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसके काल में एक महत्वपूर्ण घटना क्या घटती है कि 1835 ईस्वी में इसके समय में जो मुग़लों के सिक्के होते हैं वो बंद हो जाते हैं। किसके समय में? अकबर द्वितीय के समय में। काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है कि मुग़लों के सिक्के किस मुग़ल शासक के काल में बंद हो गए थे? वह शासक कौन था? अकबर द्वितीय। और कब हुए थे? 1835 ईस्वी में। चलिए दोस्तों यहाँ से आप जितने भी मैंने फैक्ट बताए हैं, जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, आप समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला जो शासक बनता है वह बनता है बहादुर शाह द्वितीय। और यह कब बनेगा? 1837 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या होता है? यह था अंतिम मुगल शासक, अंतिम मुगल बादशाह। अक्सर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1837 से 1857 ईस्वी तक। और देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व भी बहादुर शाह द्वितीय ही करेगा। कि एग्जाम में कितनी बार ऐसा क्वेश्चन बन गया है कि 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व किस मुगल बादशाह ने किया था? वह किया था बहादुर शाह द्वितीय ने। लेकिन इस समय क्या होता है, 1857 ईस्वी क्रांति तो हो जाती है, असफल हो जाती है। तो अंग्रेज क्या करते हैं, इसको बंदी बना देते हैं और भेज देते हैं रंगून में। और वहाँ पर क्या होता है, 1862 ईस्वी में इसकी हो जाती है मृत्यु। अक्सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया था? वह भेज दिया था रंगून में। और इसकी मृत्यु इस कारण से इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यह अंतिम मुगल राजा था। इस कारण से आपको याद रखना है कि बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी? 1862 ईस्वी में। और ये कहाँ हुई थी? रंगून में। और जो बहादुर शाह द्वितीय के बारे में एक कहावत भी है कि मतलब कहावत के एक चीज़ प्रचलित है कि यह बहुत अच्छा गज़ल लेखक था। मतलब ये काफ़ी अच्छी अच्छी गज़लें लिखा करता था। इसके बारे में यह बात भी कही जाती है। तो इस कारण से मुग़ल बादशाहों का जो है दौर ख़त्म हो के चला है। और 1 नवंबर 1858 ईस्वी को एक कानूनी रूप में एक घोषणा की जाती है कि भारत से मुग़ल वंश का पद समाप्त कर दिया गया है, या फिर कहें मुग़ल वंश की सत्ता समाप्त कर दी गई है। तो देखिए इस कारण से 1858 1 नवंबर को मुग़ल वंश का जो राज चला आ रहा था, 1526 ईस्वी में बाबर ने जो इस वंश की नींव डाली थी, वह 1 नवंबर 1858 ईस्वी को कानूनी रूप से यह घोषणा करके इसको बंद कर दिया गया। तो बहादुर शाह द्वितीय अंतिम शासक यहाँ से हो गया है। यहाँ से आप सब कुछ समझ गए होंगे। उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों का हमने जो पतन है वो पढ़ लिया है, लेकिन अभी कुछ एक दो फैक्ट रह गए हैं। चलिए वो मैं आपको बताता हूँ।
तो कुछ चीज़ें इसमें हमारी रह गई हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो इस दौरान क्या होता है, जैसे मुगल वंश जो चल रहा होता है इस समय क्या होता है, मुगल दरबार में कुछ प्रमुख दल बन जाते हैं या फिर कहीं कुछ गुट बन जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे कहीं भी कोई जो संगठन इकट्ठा होता है या फिर कोई फैक्ट्री होती है तो वहाँ पर कुछ गुट बन जाते हैं। वैसे ही क्या होता है कि मुगल दरबार में भी कुछ दल या कुछ गुट बन जाते हैं। तो इनमें से 4 दल या 4 गुट बहुत प्रमुख थे। उनमें से कौन-कौन से थे? तुरानी, ईरानी, अफ़गानी और हिंदुस्तानी। और जो ये तुरानी, ईरानी और अफ़गानी जो दल थे, ये तीनों दल थे, यह कौन थे? यह मध्य एशिया, ईरानी और अफ़गान सैनिकों के वंशज थे। तो कभी-कभी दोस्तों ऐसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि तुरानी, ईरानी और अफ़गानी दल किसके वंशज जो मतलब जो किसके वंशज से संबंधित थे? तो मध्य एशिया, ईरानी और अफ़गानी सैनिकों के वंशज से संबंधित थे। मतलब जो इसमें सदस्य थे वह कौन थे? मध्य एशिया, ईरानी और अफ़गान सैनिकों के वंशज और तुरानी, ईरानी, अफ़गानी दल। और जो हिंदुस्तानी दल था, चौथा दल था, इस दल से संबंधित कौन था? सैयद बंधु। ठीक है, 4 दल बने थे, 4 दलों के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया है। चलिए इनके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए जो तुरानी और अफ़गानी दल थे वह थे सुन्नी मुसलमान। और इस दल में मुख्य रूप से जो व्यक्ति थे जिनका इसमें मुख्य रूप से रोल था वो किन व्यक्तियों का? निजामुल मुल्क, अमीन खां और जकारिया खां। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीनों नाम, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि आपसे ऐसा कहा जाएगा, आपके सामने 3-4 नाम रख दिए जाएंगे, आपसे ऐसा पूछा जाएगा बताइए इनमें से तुरानी और अफ़गानी जो दल थे उनमें से इनमें से कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो ऐसे पूछ लेगा निजामुल मुल्क, अमीन खां, जकारिया खां। तो इनमें से कोई सा भी नाम आपसे पूछ सकता है। उसी प्रकार जो ईरानी थे यह थे शिया मुसलमान। तो शिया मुसलमान ये थे, इनमें से कौन व्यक्ति शामिल थे इस वाले गुट में? जुल्फ़िकार खां, सआदत खां, अमीर खां और इसहाक खां। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो एक नाम देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से अमीन खां है और यह अमीर खां, ध्यान रखिएगा अमीन खां और अमीर खां में। तो इस दल के जो व्यक्ति थे आपको ये याद करना है कि इस दल में कौन-कौन से व्यक्ति थे। कभी-कभी एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों कि इस दल के व्यक्तियों के नाम बताओ या फिर छाँटो, ऐसे करके आपको दे देगा। और जो ये हिंदुस्तानी दल था इसका प्रमुख कौन था? सैयद बंधु। सैयद बंधु जैसे कि हमने बताया था 2 भाई थे, इनके बारे में अभी थोड़ी जानकारी मैं भी आपको आगे दे देता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो मैंने पहले भी आपको बताया था पहली वाली वीडियो में कि मैं सैयद बंधुओं के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दूंगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सैयद बंधु हमारा टॉपिक है। तो सैयद बंधु जो 2 भाई थे इनका नाम क्या था? पहले का नाम था अब्दुल्ला खां और दूसरे का नाम क्या था? हुसैन अली खां बारहा। इसका पूरा नाम था हुसैन अली खां बारहा। उस वैसे इसको हुसैन अली के ही नाम से अधिकतर जाना गया है। तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां बारहा। और इनके बारे में एक कहावत प्रचलित है कि इनका एक मुख्य नाम इनको दिया गया है, भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से जाना जाता है। कई बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से कौन विख्यात है? तो कौन विख्यात है? सैयद बंधु। चलिए अब देखते हैं, इनने देखिए 4 शासकों को राजा बना रखा है दोस्तों, 4 शासक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, क्योंकि 4 शासक बनाना कोई मजाक बात नहीं होती है। 4 शासकों को इन्होंने राजा बनाया था। तो कौन कौन से थे? फ़र्रुख हसियार, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फ़र्रुख हसियार, रफ़ी उद दरजात, रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह को राजा बनाने में किसका योगदान रहा था? तो किसका रहा था? सैयद बंधुओं का। और जो इनका एक काल रहा है जिसमें कहें कि ये उस काल में उच्च स्तर पर पहुंच गए थे, या फिर कहें इनकी प्रतिष्ठा काफ़ी उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, या फिर कहें ये सर्वशक्तिशाली उस काल में हो गए थे। वो तो वह काल था 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी का काल। तो दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक मुगल दरबार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको उनमें से उत्तर बताना होगा और उत्तर क्या हो जाएगा? सैयद बंधु। तो चलिए अगला देखते हैं सैयद बंधुओं के बारे में। सैयद बंधुओं ने, जब मैंने बताया था 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक मुगल दरबार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हो चुके थे, और जो शासन था वह भी प्रत्यक्ष रूप से इन्हीं के द्वारा किया जा रहा था। मुगल बादशाह तो थे, जैसे फ़र्रुख हसियार था, रफ़ी उद दरजात था, रबी उद दौला था, मोहम्मद शाह था, लेकिन जो शासन चला रहा था वो सैयद बंधु ही चला रहे थे। तो इनके पास काफ़ी शक्ति आ गई थी। तो ये क्या करते हैं, 1713 ईस्वी में जजिया कर हटाते हैं। तो ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैयद बंधु ने जजिया कर कब हटाया था? वह हटाया था 1713 ईस्वी में। और इनको एक उपाधि दी गई थी वजीर खां। इसको एक वजीर खां का पद दिया गया था और हुसैन अली खां को मीर बख्शी का पद दिया गया था। यह मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है दोस्तों कि
हुसैन अब्दुल्ला खां को मुग़ल दरबार में कौन सा पद प्राप्त था और हुसैन अली खां को मुग़ल दरबार में कौन सा पद प्राप्त था? तो अब्दुल्ला खां को वजीर का पद और हुसैन अली खां को मीर बख्शी का पद। मीर बख्शी का जो पद है वो सैन्य विभाग से संबंधित होता है, जिसमें हुसैन अली खां को काफ़ी शक्तियाँ मिल गई थी सैन्य विभाग से। और इनमें कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि अब्दुल्ला खां और हुसैन खां में इनमें से बड़ा भाई कौन सा था? तो बड़ा भाई कौन सा था? अब्दुल्ला खां, याद रखेंगे। बड़ा भाई कौन था? अब्दुल्ला खां। और मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधु का हो जाता है अंत। ठीक हो गया। देखो सैयद बंधु से जितने क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों मैंने यहाँ से कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो मैंने आपको बताया था कि दो आक्रमण होते हैं, जैसे नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। चलिए मैं उनके बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल आपको दे देता हूँ जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ दोस्तों। मैं सब कुछ जितने भी टॉपिक बनते हैं सारे आपको क्लियर करवाऊंगा। तो इस दौरान क्या होता है कि जो उत्तर मुगल काल चल रहा होता है, इसमें उत्तर पश्चिम से दो विदेशी आक्रमण होते हैं। पहला होता है नादिर शाह के रूप में 1739 ईस्वी में। कहाँ का शासक था नादिर शाह? फारस का शासक था। और उसके बाद होता है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। कब वो होता है? 1748 ईस्वी में। चलिए इनके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जो फैक्ट हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो नादिर शाह जो शासक था वो कहाँ का शासक था? पहला क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों कि नादिर शाह कहाँ का शासक था। नादिर शाह फारस का शासक था। और यह फारस का शासक कब बना? 1736 ईस्वी में यह फारस का शासक बनता है। और इसकी जो उपाधि थी वो क्या थी? ईरान का नेपोलियन। और 57 दिन यह रहा था दिल्ली में, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो इसके जो प्रारंभिक जीवन इसका शुरू होता है या फिर कहें बचपन जो इसका शुरू होता है, वह चरवाहे तथा गडरिये से शुरू होता है। मतलब जो जानवरों को चराते हैं, गडरिये होते हैं, वहाँ से इसके जीवन की शुरुआत होती है। आप सोच सकते हैं एक चरवाहे से लेकर एक शासक बनने तक का सफ़र कैसा रहा होगा नादिर शाह का। तो एक चरवाहे, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि चरवाहे से लेकर एक राजा बनने तक का सफ़र, मतलब ऐसा कौन सा राजा था जो अपने प्रारंभिक जीवन के प्रारंभिक में क्या था? चरवाहा था। तो वो कौन था? नादिर शाह। चलिए ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। 1739 ईस्वी में इसका भारत पर आक्रमण होता है। तो यह आक्रमण करता है पंजाब पर। और इस समय जो मुगल वंश का शासक होता है वह कौन होगा? मोहम्मद शाह। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोहम्मद शाह और ये मोहम्मद शाह इसमें मुगल वंश का शासक होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप नादिर शाह के बारे में सब कुछ जान गए हैं। अब देखिए इसके जो युद्ध इसने लड़े हुए थे उनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। तो ये जब यहाँ पर पहुँचता है भारत में, पंजाब में, और जैसे मैंने आपको बताया था इसने जब भारत पर यह आक्रमण किया था उस समय मुगल वंश का जो शासक होता है वह कौन होता है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह अब जब नादिर शाह भारत में आया है तो लड़ाई होनी तो लाजिमी है ना किसी शासक से तो उसे लड़ना ही था। और इस समय जो शासक था वह कौन था? मोहम्मद शाह। तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में एक लड़ाई होती है 24 फरवरी 1739 ईस्वी में। कौन सी? करनाल का युद्ध। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 ईस्वी में। डेट याद रखेंगे 24 फरवरी। और किस किस के बीच में? नादिर शाह व मोहम्मद शाह के बीच में। कितने घंटे चला था ऐसा भी पूछ लेता है। मात्र 3 घंटे यह युद्ध चला था। करनाल का युद्ध कितने घंटे चला था? 3 घंटे। तो दोस्तों नादिर शाह जो होता है वह तो काफ़ी शक्तिशाली होता है। अब जब जब ये मोहम्मद शाह को पता लगता है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिया है तो घबरा जाता है। तो यह क्या करता है? 80,000 सैनिकों के साथ और कुछ राजाओं को जो और होते हैं, जैसे एक राजा होता है निजामुल मुल्क, कमरुद्दीन और खाने दौरान और सआदत खां, इनके साथ 4 राजाओं के साथ यह निकलता है नादिर शाह का मुकाबला करने के लिए। लेकिन होता क्या है, जो ये सआदत खां होता है यह मिल जाता है नादिर शाह से। नादिर शाह से मिल गया, उसने दे दिया धोखा किसको? मोहम्मद शाह को। नहीं दोस्तों, शहादत खां जो होता है इससे मिलता नहीं है। क्या करता है, जैसे मतलब ये लोग युद्ध तो हार जाते हैं तो जो नादिर शाह की सेना होती है वह शहादत खां को क्या करती है? बंदी बना लेती है। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है कि जो मोहम्मद शाह होता है उसकी सेना हार जाती है। लेकिन जो ये निजामुल मुल्क होता है, जैसे ये निजामुल मुल्क होता है, इसकी मध्यस्थता के कारण, इसके कारण क्या होता है कि नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में एक समझौता हो जाता है, जिस कारण से इस युद्ध में लग जाता है विराम। लेकिन 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 एक घटना भी और बची हुई है। एक घटना वो क्या बची हुई है, जो से सआदत खां होता है इसको बंदी बना लिया जाता है। इसको जैसे जब नादिर शाह की सेना ने इसको बंदी बना लिया जाता है तो यह क्या करता है, नादिर शाह को एक सुझाव देता है। मतलब
वो सोचता है कि मैं इस जो मेरा बंधन ये मैं बंदी बना हूँ इससे मुक्त होने के लिए कुछ तो करूँ। वह क्या करता है, नादिर शाह से क्या कहता है कि दिल्ली पर आक्रमण करो, क्योंकि वह कहता है कि दिल्ली पर अब अगर आप आक्रमण करते हैं तो आपको काफ़ी सारे धन की प्राप्ति होगी, आपको काफ़ी सारा वहाँ से खजाना मिलेगा। तो नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने का प्रस्ताव किसने दिया था? दिया था सादत खान ने। क्वेश्चन दोस्तों जितने भी बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली पर आक्रमण करने का जो प्रस्ताव नादिर शाह को दिया था किसने दिया? सादत खां को। तो ठीक है, इसके साथ ही क्या होता है, दिल्ली पर आक्रमण करता है, दिल्ली इसके कब्जे में आ जाती है और मुगल राज्य समाप्त तो हो जाता है वहाँ पर से, और फारसी राज्य कुछ समय के लिए आरंभ हो जाता है। कब तक के लिए? जब तक नादिर शाह भारत में रहता है, और मुगल राज्य तब तक के लिए समाप्त हो जाता है। मोहम्मद शाह को इसने हरा दिया है। निजामुल मुल्क की मध्यस्थता के कारण जो नादिर शाह है और मोहम्मद शाह के बीच में समझौता हो गया है, और सआदत खां को इसने बंदी बना लिया था, जिसकी इसने जो सादत खान है इसको कुछ सलाह दी थी कि मतलब दिल्ली पे आप आक्रमण कीजिए, आपको काफ़ी सारा धन मिलेगा। तो इस प्रकार से ये घटना घटती है करनाल के युद्ध की। ठीक हो गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि नादिर शाह दिल्ली में 57 दिन रुकता है। देखिए 57 दिन नादिर शाह दिल्ली में रुका, और मयूर सिंहासन तख्ते हाउस जिसे बोलते हैं, मयूर सिंहासन को ही तख्त ए हाउस बोला जाता है। याद रखना दोस्तों, मयूर सिंहासन और तख्त ए हाउस एक ही चीज़ है। मयूर सिंहासन साथ ले गया अपने, कोहिनूर हीरा साथ ले गया, यहाँ से सब सब कुछ लूट के, यहाँ से जो यहाँ की जो मूल्यवान वस्तुएं थी यहाँ से वह लूट के ले गया है। अब इसकी दोस्तों क्या होता है कि जो मोहम्मद शाह होता है वह घबरा जाता है। वह क्या करता है, जो नादिर शाह होता है उसके साथ वैवाहिक संबंधों को बढ़ाने की कोशिश करता है। वह क्या करता है कि जो मोहम्मद शाह अपनी उसकी एक पुत्री होती है उसका विवाह करता है। नादिर नादिर शाह का एक पुत्र होता है नासिरुल्लाह, नासिरुल्लाह से अपनी पुत्री का विवाह करा देता है। तो अक्सर एग्जाम में कभी कभी दोस्तों, वैसे बहुत कम बनता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन कभी बन भी गया तो उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। कभी कभी क्वेश्चन क्या बन जाता है कि मोहम्मद शाह ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के किस पुत्र से करवाया था, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? नासिरुल्लाह। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि नादिर शाह ने जब मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया है, फारसी राज्य का आरंभ हो गया था कुछ समय के लिए जब तक नादिर शाह भारत में रहता है। लेकिन अब उसको तो भारत आने का जो नादिर शाह का उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, वह क्या होता है? धन को लूटना। बस पैसा लूटो, धन लूटो, यहाँ से चला जाओ। और वापस जाते समय यह क्या करता है कि इसका तो यहाँ काम खत्म हो गया था, पैसा ले गया, धन ले गया, अब क्या करेगा यहाँ पर रह के? यह क्या करता है, मोहम्मद शाह को मुगल सम्राट फिर से घोषित कर दिया जाता है कि तुम राज करो। जो मलाई तो हम ले गए हैं, अब जो दूध दूध बचा है तुम पियो, मलाई हम ले गए हैं अपने साथ पे। ठीक हो गया, मलाई ले गया अपने साथ पे, तो मोहम्मद शाह को मुगल सम्राट जो है घोषित कर देता है। तो यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि जब नादिर शाह भारत से करनाल का युद्ध लड़के भारत से वापस फारस को लौटता है, उस समय वह मुगल साम्राज्य का सम्राट किसे घोषित करता है? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कई बार बन चुका है एग्जाम में, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए कि नादिर शाह फारस वापस जाते समय किसको मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर गया था? मोहम्मद शाह को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नादिर शाह से यहाँ से सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अहमद शाह अब्दाली का। तो अहमद शाह अब्दाली के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसके 7 आक्रमण भारत में किए थे, उनके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। अहमद शाह अब्दाली के बारे में चलिए हम लोग थोड़ा बहुत कुछ बेसिक चीज़ जानते हैं। जैसे इसको दुर्रानी के नाम से जाना जाता था। दुर्रानी, अक्सर एग्जाम में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि इन शासकों में से दुर्रानी के नाम से किसे जाना जाता था? आपके सामने 4 ऑप्शंस रखे जाएंगे, आपको उनका उत्तर बताना होगा, और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अहमद शाह अब्दाली। और इसने भारत में कितने आक्रमण किए थे? 7 आक्रमण। इसका जो उद्देश्य क्या था भारत में? धन लूटना। इसका भी मुख्य उद्देश्य यही रहा था कि धन लूटना। इनका जो उद्देश्य था वो शासन करना नहीं था भारत में, इनका उद्देश्य यह था कि भारत से धन लूटना। और देखिए यह देख चुका था कि नादिर शाह ने भारत से काफ़ी सारा धन एकत्रित किया था, काफ़ी सारा जो यहाँ से लूट का माल ले गया था। इसी कारण से इसके मन में भी लालच आता है कि क्यों ना भारत की ओर जाया जाए, वहाँ से भी लूट की जाए, खूब सारा धन एकत्रित किया जाए। तो 1747 ईस्वी में नादिर शाह का जो वध हो जाता है, उसके पश्चात अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बन जाता है। इसी के बाद यह भी वही काम करता है जो नादिर शाह करता है, और यह क्या करता है? आधुनिक अफगान राज्य की नींव रखता है। अक्सर दोस्तों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आधुनिक अफगान राज्य की नींव किसने रखी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे कि आधुनिक अफगान राज्य की नींव किसने रखी थी? अहमद शाह अब्दाली ने। ठीक हो गया, यहाँ तक आप सबको समझ गया होंगे अहमद शाह अब्दाली के बारे में जितने भी बेसिक क्वेश्चन बनते हैं इसके जीवन से लेकर, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए अब देखते हैं इसके युद्ध।
तो इसका जो प्रथम आक्रमण हुआ था 1748 ईस्वी में पंजाब पर, यह रहा था असफल। और यह किसके समय हुआ था? अहमद शाह के समय। ठीक हो गया। प्रथम आक्रमण कब होगा? 1748 ईस्वी में पंजाब पर, यह रहा था असफल। और इस समय मुगल बादशाह कौन था? अहमद शाह। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 1748 ईस्वी में यह तो रहा था असफल। उसके बाद क्या करता है? 1749 ईस्वी में पंजाब पर पुनः आक्रमण करता है। ठीक है। और वहाँ का एक शासक होता है मोइनुल मुल्क, इसको यह कर देता है परास्त। यह होता है इसका दूसरा जो आक्रमण भारत में। ठीक हो गया। तीसरा आक्रमण दोस्तों इसका होता है 1752 ईस्वी में। यह भी कहाँ पर होता है? पंजाब में। तो और फिर इसके बाद चौथा आक्रमण होगा 1757 ईस्वी में। यह आक्रमण कहाँ होगा? दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपने 4 आक्रमणों के बारे में हम लोग जान लिया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं चौथे आक्रमण के बारे में। तो दोस्तों अभी तक के 3 आक्रमण ये कर चुका था। यहाँ से काफ़ी सारा ऐसे धन भी, थोड़ा बहुत धन लूट के ले गया था। चौथे आक्रमण क्या करता है ये? जब यहाँ से भारत से आक्रमण करता है 1757 ईस्वी में दिल्ली में, तो यहाँ से जब ये धन लूट के जब वापस अपने देश जा रहा होता है, तो यह क्या करता है? आलमगीर द्वितीय को सम्राट घोषित कर जाता है और इमादुल मुल्क को वजीर घोषित कर देता है। तो जैसे ये लोग आते हैं, जितने समय के लिए यहाँ रुकते हैं, अपनी सत्ता चलाते हैं, और जब यहाँ से चले जाते हैं तो अपने मन मुताबिक जो वहाँ का सम्राट होता है उसको फिर से सम्राट घोषित कर देते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों आते हैं कि जब अहमद शाह अब्दाली 1757 ईस्वी में दिल्ली से वापस अपने देश लौटा था, उस समय वह मुगल बादशाह किसे घोषित कर दिया था? आलमगीर द्वितीय को। और वजीर किसको घोषित किया था? इमादुल मुल्क को। ऐसे ही मैंने नादिर शाह के बारे में आपको पढ़ाया था, ऐसा ही क्वेश्चन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां आक्रमण इसका देख लेते हैं। 5वां आक्रमण इसका होता है पानीपत के तीसरे युद्ध के रूप में। और यह कब होता है? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, और यह याद रखना है आपको। कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, अहमद शाह अब्दाली का 5वें आक्रमण से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण घटना रही थी? तो वह कौन सी रही थी? पानीपत का तृतीय युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। और यह युद्ध किनके बीच में होता है? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है, और इसमें मराठों की हो जाती है हार। ठीक हो गया। और अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध में जीत जाता है। तो फिर क्या होता है? दिल्ली छोड़ने से पहले क्या करता है? शाह आलम द्वितीय फिर से जो शाह आलम द्वितीय को सम्राट घोषित कर देता है, और नजीबुद्दौला को मीर बख्शी और इमादुल मुल्क को वजीर। मतलब पहले भी इसने वही किया था, आलमगीर द्वितीय को सम्राट घोषित किया था 1757 ईस्वी में। तब इसका कौन सा आक्रमण था? चौथा आक्रमण। लेकिन अब यह इसका कौन सा आक्रमण है? पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी में 5वां आक्रमण। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में कि अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की युद्ध के पश्चात जब वह वापस अपने देश लौटा था, तो उसने मुगल वंश में किसको सम्राट घोषित किया था? किसको किया था? शाह आलम द्वितीय को। और जो वजीर था वह कौन था? इमादुल मुल्क। और मीर बख्शी कौन था? नजीबुद्दौला। मीर बख्शी जो है वह क्या है? एक सेना का जो पद होता है उसे बोला जाता है मीर बख्शी। ठीक हो गया। छठा आक्रमण इसका होता है 1764 ईस्वी में, और इस युद्ध का जो उद्देश्य होता है वह होता है सिखों को सजा देना। ठीक हो गया। लेकिन ये आक्रमण इसके इतने सफल हो नहीं पाते हैं, छठा आक्रमण और 7वां आक्रमण भी। और जो 7वां आक्रमण इसने किया था वह किया था 1767 ईस्वी में, और यह भी रहा था असफल। देखिए पहला आक्रमण यह करता है 1748 ईस्वी में, इसमें भी असफल रहता है। और 1767 ईस्वी में इसका अंतिम और 7वां आक्रमण होता है, यह भी असफल रहता है। तो यहाँ से अहमद शाह अब्दाली के 7 जो युद्ध हुए हैं और उनसे संबंधित जितने फैक्ट हैं, इतने ही फैक्ट बनते हैं एग्जाम में दोस्तों। तो आप इनको याद कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। और ठीक है, एक हमने एक देखिए एक चीज़ और लिखी है, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर पुस्तक किसकी है? या फिर कहें फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? जदुनाथ सरकार। याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में आ रखा है ये वाला क्वेश्चन कि फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? जदुनाथ सरकार। तो दोस्तों आज हमने 2 पार्ट में उत्तरवर्ती मुगल शासक या मुगल शासकों का पतन कंप्लीट कर लिया है, और अगला टॉपिक जल्द ही आपके सामने उपस्थित होगा दोस्तों अगली वीडियो के रूप में। तब तक बने रहिए मेरे साथ, नोट्स बनाइए अच्छे से रिवाइज कीजिए। आपको 2-3 बार वीडियो देखिए मेरी, और एक बार 2-3 बार आप नोट्स पढ़ेंगे, आपको 100% दोस्तों ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है कि आपको याद नहीं होंगी, और सारी की सारी चीज़ें वही हैं जो एग्जाम में हमेशा आती हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।